प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में बातचीत करते हैं और संसदात्मक शासन व्यवस्था क्या है, उसकी प्रमुख क्या विशेषता है, इसके बारे में हमने इससे अगले वीडियो में बातचीत की थी कि संसदनात्मक जो शासन व्यवस्था होती है, ये शासन व्यवस्था कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के संबंधों को लेकर होता है। जिस प्रकार से कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के बीच में जो घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, तो इस प्रकार की जो शासन व्यवस्था होती है वो एक संसदात्मक शासन व्यवस्था होती है। उसे उत्तरदायी शासन व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है और जब तक व्यवस्थापिका में कार्यपालिका उसके प्रति उत्तरदायी है और व्यवस्थापिका में जब तक बहुमत है तब तक कार्यपालिका अपने पद पर रह सकती हैं। और इसकी जो प्रमुख विशेषताएं थी उनके बारे में भी हमने बातचीत की थी कि जैसे संसदात्मक जो शासन व्यवस्था होती है उसमें जो कार्यपालिका होती हैं वो दो प्रकार की होती है, यानी कि दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है, यानी कि नाम मात्र की और वास्तविक जो कार्यपालिका होती है उसमें भिन्नता पाई जाती है। व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के बीच में जो आपसी जो संबंध होता है वो एक घनिष्ठ संबंध इसमें पाया जाता है और कार्यपालिका के जो कार्यकाल है, इस कार्यकाल की जो अनिश्चितता है वो भी एक बनी रहती है। उसके बाद में जो मंत्रिमंडल का एक सामुदायिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पे कार्य करता है और मंत्रियों का भी एक व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी सरकार के प्रति होता है। उसके बाद में जो प्रधानमंत्री का जो नेतृत्व है या प्रधानमंत्री का करिश्माई नेतृत्व इसमें पाया जाता है। इस प्रकार से हमने संसदात्मक शासन व्यवस्था की प्रणाली के बारे में बातचीत की थी। विशेष रूप से हमने कहा था कि जैसे ब्रिटेन का जो संविधान है या ब्रिटेन की जो शासन व्यवस्था है, ये संसदीय शासन व्यवस्थाओं की एक जननी देश के रूप में जाना जाता है। उसके बाद में जो भारतीय जो शासन व्यवस्था है, भारत में भी एक संसदीय शासन व्यवस्था पाई जाती है और अक्सर एग्जाम में भी इस प्रकार से पूछा जाता है कि संसदीय शासन व्यवस्था क्या अभिप्राय क्या है या इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, या संसदात्मक शासन व्यवस्था में प्रमुख कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, या संसदीय व्यवस्था में क्या दोष या बुराइयां पाई जाती है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो विद्यार्थी इसके ऊपर जानकारी रखेंगे। आज हम बात करें, इस यूट्यूब वीडियो में बात करें कि संसदात्मक जो शासन व्यवस्था है इसमें प्रमुख क्या क्या गुण पाए जाते हैं। तो पहला है व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका में सहयोग। जो संसदात्मक शासन व्यवस्था होते हैं, संसदात्मक शासन व्यवस्था, इसकी अगर हम गुणों की बात करें, इसमें जो गुण पाया जाता है, तो व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका होती है, इन दोनों के बीच में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। इस प्रकार की इसमें व्यवस्था की जाती है। दूसरी हम बात करते हैं कि शासन व्यवस्था जनता के प्रति उत्तरदायी रहती है। संसदीय जो शासन व्यवस्था होती है वो जनता के प्रति उत्तरदायी रहती है। उसके बाद में आवश्यकता के अनुसार इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। जिस देश में संसदीय शासन व्यवस्था होती है वो उस देश के सुविधा अनुसार या उस देश के संविधान में संशोधन करने के लिए भी जो संसद होती है वो उसमें संशोधन भी कर सकती है। उसके बाद में योग्यतम अनुभवी एवं लोकप्रिय व्यक्तियों का इसमें शासन होता है, यानी कि योग्यता रखने वाले व्यक्ति होते हैं या जो अनुभवीशील व्यक्ति होते हैं राजनीति में, वो शासन करते हैं। उसके बाद में राजनीतिक शिक्षा की व्यवस्था पाई जाती है। इसमें राजनीतिक जागृति या चेतना भी देखने को मिलती है, क्योंकि लोकतंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था होती है, क्योंकि इसका जो निम्न सदन होता है वो जनता के प्रति उत्तरदायी रहता है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसमें राजनीतिक शिक्षा की पाई जाती है। गत्यावरोध की आशंका कम रहती है, यानी कि इस प्रकार की जो शासन व्यवस्था होती है वहां पर व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के बीच में जो टकराव होता है वो टकराव नहीं देखने को मिलते, क्योंकि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति ही उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका का जो जन्म होता है या कार्यपालिका का जो निर्माण होता है वो व्यवस्थापिका से ही होता है, इसलिए इसमें इस प्रकार की व्यवस्था नहीं पी जाती है। उसके बाद में निरंकुशता का अभाव, यानी कि शासन का जो अंग है या शासन निरंकुश होने की जो संभावना होती है इस प्रकार की व्यवस्था में नहीं देखने को मिलती है। लोकतंत्रीय सिद्धांत की रक्षा, इस प्रकार की जो शासन व्यवस्था होती है जिसमें लोकतंत्र का जो प्रमुख सिद्धांत होता है समानता एवं जो स्वतंत्रता होती है उसके ऊपर आधारित होता है। तो संसदीय शासन व्यवस्था में लोकतंत्री सिद्धांतों की पैरवी की जाती है या इसमें जनता ही वास्तविक संप्रभु का दर्जा
जनता को मिलता है या जनता के द्वारा ही सरकार का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार से ये संस्थात्मक शासन व्यवस्था में कुछ मेरिट पाई जाती थी या इसमें कुछ प्रमुख रूप से गुण पाए जाते हैं। इतने कुछ होने के बाद में भी हम देखते हैं कि संसदीय जो शासन व्यवस्था है या संस्थात्मक शासन व्यवस्था है, इसमें कुछ कमियां भी पाई जाती हैं या उसे दोष या डीमेरिट के नाम से भी जाना जा सकता है। तो हम देखने का प्रयास करते हैं कि इसमें कौन कौन से इसमें अवरोध या अवगुण भी पाए जाते हैं, जिसके बारे में भी हम बातचीत करते हैं। जैसे पहले हम बातचीत करते हैं कि इसमें दलीय तानाशाही का भय रहता है, क्योंकि जिस देश की जो शासन व्यवस्था है होती है वो संसदीय शासन व्यवस्था होती है। तो आम चुनाव के बाद में हम देखते हैं कि आम चुनाव के बाद में इसमें जिस दल को बहुमत मिलता है पार्लियामेंट में और वो बहुमत दल ही सरकार बनाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कई बार एक दलीय जो शासन व्यवस्था होती है या एक ही दल की जो सरकार लंबे समय तक देश में रहती है, तो उसमें दलीय तानाशाही का बोलबाला देखने को मिलते हैं। अगर हम भारतीय शासन व्यवस्था में बात करते हैं, हमारे देश की जो शासन व्यवस्था है वो संसदीय शासन व्यवस्था है और ऐसा कहा जाता है कि 1951 से लगाकर 1970 तक लगातार देश में एकमात्र कांग्रेस ने शासन किया था। तो इस प्रकार से एक ही दल अगर लगातार शासन करता है तो उसमें एक दल में एक निरंकुशता या तानाशाही का जो भय है वो बना रहता है। दूसरी निर्बल शासन की व्यवस्था भी इसके दूसरे रूप में लगाए जा सकते हैं। कई बार इसमें बहुमत का जो शासन होता है, कई बार निर्बल शासक भी इसमें स्थापित किए जा सकते हैं। शक्ति पृथक्करण का इसमें विरोध किया जाता है कि शक्ति पृथक्करण जो सिद्धांत है जैसे अध्यक्षतात्मक शासन व्यवस्था में लागू किया जाता है, इसमें सरकार के जो अंग होते हैं उनको शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर वो कार्य करते हैं। वो उसके पास में जो पावर होता है सेपरेशन ऑफ पावर का जो सिद्धांत होता है वो इसमें लागू नहीं होता है। उसके बाद में कार्यपालिका की अस्थिरता इसमें बनी रहती है, क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का जो निर्माण है वो व्यवस्थापिका से होता है। तो जब तक व्यवस्थापिका में बहुमत होता है तब तक ही कार्यपालिका स्थिर रहती है और जो ही व्यवस्थापिका में बहुमत खिसक जाता है अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा, वहां पर सरकार जब पास हो जाता है अविश्वास प्रस्ताव, तो ऐसी स्थिति में कार्यपालिका अस्थिर हो जाती है। उसके बाद में अयोग्य व्यक्तियों का शासन, कई बार हम कहते हैं कि इसमें जो अयोग्य व्यक्ति होते हैं उनको भी महत्वपूर्ण विभागों पर पद स्थापित कर दिए जाते हैं, जो कि इसलिए भी इस व्यवस्था इसमें प्रॉब्लम रहती है। मंत्रिमंडलीय तानाशाही की प्रवृत्ति इसमें पाई जाती है। प्रशासनिक कार्य को असक्षमता, प्रशासन के जो कार्य होते हैं उसमें असक्षमता भी पाई जाती है। उग्र राजनीतिक दलबंदी का भाव इसमें विद्यमान रहता है। संकट काल में कार्यपालिका की निर्बलता, यानी राष्ट्र में अगर कोई संकट की स्थिति पैदा हो गई तो ऐसी स्थिति में भी ये देखते हैं कि जो संसदीय शासन व्यवस्था हो है वो उपयुक्त नहीं रहती, क्योंकि हमने देखा कि जिस देश में अगर जैसे संकट काल की स्थिति पैदा हो गई है, देश में बाहरी आक्रमण हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में जिस देश में जो संसदीय शासन व्यवस्था होती है उसमें निर्णय लेने में थोड़ी दिक्कत पैदा होती है, जबकि एकात्मक या अध्यक्षतात्मक शासन व्यवस्था होती है तो उसमें इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उसके बाद में मंत्रिमंडलों का बढ़ता हुआ आकार एवं दल बदल, यानी कि संसदीय जो शासन व्यवस्था होती है उसमें हम देखते हैं कि मंत्रिमंडल में दिनों दिन जो आकार है वो वृद्धि की जाती है, क्योंकि अगर एक ही दल की जो सरकार नहीं बनती है तो ऐसी स्थिति में जब साझा सरकारें बनती हैं तो साझा सरकारों के कारण जो दूसरे जो दल होते हैं उनको भी कार्यपालिका या मंत्रिपरिषद में लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो मंत्रिमंडलों का जो आकार है वो बढ़ता जाता है। लेकिन अभी तो हमारे देश की जहाँ अगर भारत की बात करें तो इसमें जो मंत्रिपरिषद का जो आकार है वो निचले सदन के कुछ 15% ही इसमें पाया जाता है। उसके बाद में दल बदल की जो व्यवस्था होती है, हालांकि संसदीय जो शासन व्यवस्था होती है उसमें दल बदल की जो प्रवृत्ति है वो भी ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन जहाँ हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करें तो इसमें दल बदल विरोधी कानून भी भारत में पास किया गया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था एक सर्वोच्च शासन व्यवस्थाओं की श्रेणी में आती है। उसके बाद में भी इसमें कुछ दोष पाए जाते हैं, लेकिन दोषों के बाद में भी हम देखते हैं कि अगर जिस देश में लोकतंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था होती है उस लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में संसदीय जो शासन व्यवस्था है वो एक उत्तम मानी जाती है। धन्यवाद।